हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप बिना फीता या जरीब के माध्यम से ही अपने खेत की चौड़ाई निकाल सकते हैं, या तो नदी की भी चौड़ाई भी निकाल सकते हैं आप इसी विधि से, जैसे हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है, सारी जानकारी आपको दूंगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताऊंगा कि जरीब के बारे में हमने पहले बहुत डिटेल में बता रखा है। यानी जरीब होती क्या है, और एक जरीब की लंबाई कितनी होती है, फुट में कितनी होती है, मीटर में कितनी होती है, गज में, और एक जरीब का यूज कहाँ होता है, इसमें कितनी कड़ियाँ होती हैं, किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है, इस पर हमने बहुत डिटेल में वीडियो बना रखा है, इसको जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपको मिल जाएगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है आपका एक खेत है और एक नाला है। इसको अगर आपको निकालना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की चौड़ाई, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। और आप यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नहीं जा पा रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, इस पे हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ ये कोई झील है या तो नदी है, और यहाँ से इस पॉइंट तक का भी अगर आपको निकालना है, ये खेत हो उसमें भी लागू होगा, ठीक है। सब जगह ये लागू होगा, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं नक्शे में किस प्रकार गुनिया के माध्यम से निकालते हैं, उसी अनुसार इसको भी निकालेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये नदी है, तो इस पॉइंट से इस यानी एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना हो तो किस प्रकार से निकालेंगे इसकी चौड़ाई, इस वीडियो में बात करूंगा। देखिए, ये आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक पेड़ दिख रहा होगा, यहाँ पे जैसा कि हमने इस वाले में दिखाया था, ये वाला पेड़ वही है यहाँ पे फिगर। तो ये वाला पेड़ है, इस पेड़ से इस एंड पॉइंट तक हमें निकालना है इसकी चौड़ाई। तो सबसे पहले इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं एक फिगर के माध्यम से, कैसे आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप ये जान रहे होंगे गुनिया। गुनिया को शायद आपने नाम सुना होगा, जो कि लेखपाल के पास होता है जब कोई नक्शा मापते हैं। मान लीजिए ये नक्शा है, ठीक है, इस प्रकार से आपका प्लॉट है या खेत है, ये टेढ़े मेढ़े होते हैं, क्योंकि ये नक्शा में जो बना होता है उसी को मापने के लिए गुनिया का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक मानक होता है, यानी इस मानक के अनुसार ही, यानी जैसा कि इसमें दिखा है 2 इंच बराबर आपका 200 मीटर, यानी 200 मीटर को इसने 2 इंच में दिखा रखा है, ठीक है। तो इसी अनुसार से बड़ी लंबाइयों को छोटी लंबाई में मान करके इसके माध्यम से, जो कि आपका प्लॉट या आपका खेत है, रकबा है, ये निकालने में, यानी नक्शे को पढ़ने में, लंबाई चौड़ाई निकालने में यूज होता है। तो उसी गुनिया का इस्तेमाल किया जाता है इस विधि में, जो हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये पॉइंट जो है आपका यहाँ पे ये पेड़ है, ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए इस वाले पॉइंट से यहाँ तक एक सीधी रेखा खींच देंगे इस किनारे तक, ठीक है। ये एक काल्पनिक रेखा होगी, क्योंकि हम वहाँ तक जा नहीं पाएंगे। एक काल्पनिक रेखा, एक फिगर को एक जो कि पेपर पेन पे हम इसको बनाने वाले हैं। तो इस प्रकार से यहाँ तक हमने खींच दिया, ठीक है, इस पॉइंट से। अब यहाँ तक हमें निकालना है, तो इसका हमने नामकरण कर दिया। देखिए, ये हो जाएगा आपका ए पॉइंट हो जाएगा, ये ऊपर वाला, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया ये। अब इसको हमने यहाँ पे जो इसका पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, इसको अगर देखें तो इसको हम बी पॉइंट कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा बी। और अब इसी से 90 एंगल बनाते हुए, अब 90 का एंगल का मतलब समझ रहे हैं, अगर ये रेखा ऐसे खींच दें, 90 क्या होता है, जो कि 90 का कोण अगर माने, तो एक पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से निकाल सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पाइथागोरस के बारे में थोड़ी सी यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। एक त्रिभुज है, ठीक। अब यहाँ पे एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, अगर देखा जाए तो ये होता है, अगर ये 90 एंगल बना रहा है, ठीक, देखिएगा यहाँ से ये आपका 90, अगर ये वाला कोण यहाँ से लेके देखें, ये 90 अगर है 90, तो एक प्रमेय होती है कि कर्ण पर बना हुआ वर्ग, यानी जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, और ये आधार हो जाएगा जिस पे रखा हुआ है, यानी ये त्रिभुज, ये हो जाएगा लंब, ठीक है। तो ये कर्ण पर बना हुआ वर्ग शेष दो बने भुजाओं पर बने वर्ग के बराबर होता है। तो अगर ये भुजा की लंबाई अगर ये 3 है, ठीक है, इसको मानेंगे हम 3, अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगी, ठीक। ये नियम है इसका, क्योंकि 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, इन दोनों का योग करेंगे तो 5 पचम 25 के बराबर हो जाता है। वहीं अगर इसको 2 से गुणा कर दो, इसको भी 2 से गुणा कर दो, और इसको भी 2 से गुणा कर दो, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 8 और 10। इसी प्रकार से इसका मल्टीपल होता है, ठीक है। और एक होता है 5,
12, 13 ये भी होता है, जो कि एक ट्रिपलेट होता है, जो कि एक पाइथागोरस प्रमेय में यूज होता है। तो यहाँ पे यही लागू करने वाले हैं। तो देखिए, अगर यहाँ से B से इसको मान लीजिए हमने यहाँ पे इसको C मान लिया है, ठीक है। ये पॉइंट हमने क्या किया है, इसको C मान लिया है, ये वाली पॉइंट यहाँ से एंड जहाँ हो रहा है। और यहाँ पे एंगल जो हम बना रहे हैं, यहाँ पे ये वाला एंगल कितना है, ये 90 है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा 90 होगा। तो यहाँ तक की लंबाई यानी B से C की लंबाई जो होगी, और यहाँ तक की एक लंबाई मान लीजिए यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब यहाँ तक की लंबाई, ये अगर 3 है, ये 4, तो ये 5 होगी। सिंपल, समझ रहे हैं। ये कर्ण बनाएगा, ठीक है। ये वाला भुजा इसे कर्ण बनाएगा। तो इसी अनुसार हमने यहाँ से यहाँ तक पॉइंट लिया, और इसी के समांतर ये वाले जो यहाँ से इस वाले पॉइंट को, जैसे A से C तक का पॉइंट का, इसी के समांतर एक रेखा हमने और खींच दी। मान लीजिए इसको हम छोटा बनाते हैं थोड़ा, देखिएगा इसको छोटा बनाते हैं ताकि आसानी से बन सके। देखिएगा, अब ये पॉइंट हमने क्या लिया, इसको हमने पॉइंट यहाँ पे लिया है, ये ठीक। अब यहाँ से हमने क्या किया है, एक समांतर जो कि 90 एंगल बनाते हुए बनाया है यहाँ पे। इसको आप देखिएगा, थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है लेकिन बन जाएगा, ठीक। अब इसको इसमें हमने मिला दिया है। अब यहाँ से इसकी ये जो लंबाई है ये वाली, इसको हमने क्या माना है, इसको A माना है, इसको हमने यहाँ पे B माना है, और इसको हमने C माना है, ठीक है। अब एक जो कि हम 90 एंगल बना रहे हैं, इधर भी एक 90 एंगल बनाएंगे, जैसा कि हमने आपको ट्रिपलेट के माध्यम से बता दिया है। तो ये भी कितना हो जाएगा, अब ये वाला भी 90 हो जाएगा। इसको भी 90 बनाना है, इसको भी 90 बनाना है। 90 बनाने की क्या कंडीशन है, 3, 4, 5 का कंडीशन होना चाहिए, या 5, 12, 13 का होना चाहिए, ठीक है। अगर सबसे बड़ी भुजा बड़ी होनी चाहिए, जो कि ट्रिपलेट में होना चाहिए। अब देखिए, अगर यहाँ से देखें, अब एक पॉइंट यहाँ पे हम लेंगे। अब इस वाले पॉइंट को यानी इसको हमने मान लिया है, इसको मान लिया है हमने D मान लिया है, और इसको हमने मान लिया है E पॉइंट, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को सीधे हम यहाँ से मिला देंगे। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे फिगर सही नहीं बन रहा है, क्योंकि ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक नियम आता है, जो कि त्रिभुज का सर्वांग समता का नियम। क्या आता है, सर्वांग समता का नियम। ये थोड़ा मैथमेटिक्स कक्षा 9 की है, 10 में है, यूज होता है कक्षा 9 में, जो कि सर्वांग समता का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब ये देखिए, ये जब बराबर है, यहाँ पे C और D के बीच में देखिए एक पॉइंट, इसको हमने ले लिया है G, ठीक है। इसको हमने क्या ले लिया है, G। तो ये है G, यानी AC। अब सर्वांग समता का नियम क्या कहता है कि सर्वांग समता में और समरूपता में एक डिफरेंस है, कि सर्वांग समता जो होती है उसकी सभी कोण और सभी भुजाएं जो कि बराबर होती हैं, ठीक है। और इसमें आकार भी बराबर होता है सर्वांग समता में। समरूपता में आकार बराबर नहीं होने की संभावना होती है, इसमें मतलब कि उसमें लंबाइयाँ अनुपात में होती हैं, ठीक है। लेकिन उसमें जरूरी नहीं समरूपता में एक जैसे दिखना। समरूपता का मतलब होता है एक जैसे दिखना, सर्वांग समता का मतलब एक जैसा दिखे भी और एक जैसा हो, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब एक बराबर हो, ठीक है। वही होती है सर्वांग समता। तो अब देखिए एंगल A, यहाँ पे एंगल A जो एंगल ये E के बराबर होगा, क्यों, एकांतर कोण कहलाता है। एकांतर कोण भी कक्षा 9 में ही है। और यहाँ पे देखिए ये 90 है, ये वाला 90, यानी C पे जो बन रहा है ये कितना है, 90। और यहाँ D पर भी देखिए यहाँ पे कितना बनेगा, 90, ठीक है। तो यानी एंगल A बराबर है एंगल E के, वहीं एंगल C बराबर है एंगल D के। तो एंगल G जो है यहाँ पे देखिए G, ये वाला और ये वाला दोनों भी आपस में बराबर होगा, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण, यानी शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में बराबर होगा। तो आप लोग कह रहे होंगे यहाँ मैथ बहुत ज़्यादा यूज हो रही है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा यहाँ पे निकालने के लिए यही प्रोसेस करना पड़ेगा। अब इसकी लंबाई जो यहाँ से B से C के बीच में है, इसका मान भी हम किससे निकालते, यहाँ पे गुनिया के माध्यम से, ठीक है। पैमाना मान के ही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से पैमाना मान के इसको निकालना पड़ेगा। उसी प्रकार से अब देखिए A से अब C की पॉइंट जो कि आपका बराबर होगा, ठीक है। यानी A से पॉइंट C का पॉइंट ये वाली वैल्यू बराबर होगी।
अब ये बराबर होगी, इसका मतलब ये है कि अब ये वाली लंबाई आपको यहाँ से यहाँ तक पता चल चुकी है। ठीक है, जो भी होगा गुनिया में आप उसको निकाल लीजिएगा। ठीक, अब इस वाली लंबाई से ये वाली लंबाई आपको घटा देनी है, तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक का निकल के आ जाएगा आपका आसानी के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ कि ये आपको दिक्कत दे रहा होगा, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा एक वीडियो में और आपको। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमने बेसिक बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।